हमारे पास वक्त लिमिटेड होता है और रोज के 24 घंटे भी कभी कभी कम लगने लगते हैं। लेकिन आप अपना टाइम कैसे खर्च करते हैं? क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने वक्त को अहम कामों में लगाते हैं, या फिर ऐसे इंसान हैं जो टाल मटोल करते हुए फालतू के कामों में लगे रहते हैं? मज़ेदार काम करने में मज़ा तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आदत सी होने लगती है और अपनी इच्छाओं को काबू करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नई टीवी सीरीज देख रहे हैं। हो सकता है आप एक एपिसोड देखने के बाद अगला एपिसोड देखने लगे और कहें कि बस आज के लिए यह लास्ट एपिसोड है। वैसे टीवी देखना या ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन घंटों उस पर लगे रहने से आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा करके आप समय बर्बाद कर रहे हैं और ज़रूरी कामों को कल पर टाल रहे हैं। सोचिए कि अगर आप उन घंटों को इसकी बजाय पढ़ने पर लगाते तो आप स्कूल में बेहतर परफॉर्म करेंगे और आपको सक्सेसफुल होने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। यही चीज़ आपको मास्टर योर टाइम सिखाने वाला है। इस समरी में आप ये जानेंगे कि अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप प्रोडक्टिविटी और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत के बारे में जानेंगे। आप अपने वक्त को अहम कामों पर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के टिप्स भी सीखेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये सीखने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करें और अपने वक्त के बादशाह बने। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी, मास्टर योर टाइम। मैं पूर्वा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए हम जानते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में। दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के साथ साथ इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल काम करना ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अपने वक्त के बादशाह बनने का मतलब यही है कि आप इसे अपनी हॉबीज़, काम और सोशल रिलेशनशिप्स के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करें। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इसके प्रति कितने कमिटेड हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने कामों को कैसे मैनेज करते हैं और आप उसमें कितनी एनर्जी लगाते हैं। आइए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। पूरे दिन में आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता और घटता रहता है, इसलिए आपके एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा कब रहता है यह जानना ज़रूरी है। जैसे आपकी एनर्जी शाम के मुकाबले सुबह के वक्त ज़्यादा होती है, इसलिए सुबह का 1 घंटा ज़रूरी चीज़ों में लगाना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। आपको इसे बिना इधर उधर ध्यान भटकाए एक काम को इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा करने में लगाना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानना यह जानने में मदद करता है कि आपको किन कामों पर ध्यान देना चाहिए, वरना आप अपना ज़्यादातर वक्त फालतू के कामों पर बिता देंगे। एनर्जी साइकिल में 6 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में आपको उस एनर्जी को बचाना है जो आप अपनी नींद की क्वालिटी को बढ़ाकर, पौष्टिक खाना खाकर और रोज़ाना एक्सरसाइज करके क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास पूरी एनर्जी होती है तो दूसरे फेज़ में आपको पता होना चाहिए कि उस एनर्जी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। इस साइकिल का तीसरा फेज़ है एनर्जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पर लगाना। चौथे फेज़ में आपको अपनी पूरी एनर्जी उस काम पर लगानी चाहिए और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस से, यानी चीज़ों जो ध्यान भटकाती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। इसके बाद रेगुलर ब्रेक्स लेकर अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज कीजिए और इस साइकिल को फिर से शुरू कीजिए। आगे दिए गए प्रोडक्टिविटी के लेवल्स आपको यह जानने में मदद करेंगे कि आप अपना वक्त आपको सही तरीके से कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। पहले लेवल में अपने फोकस को बेहतर करने के लिए आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। इसके बाद किसी भी काम में पूरे जोश से लगने के लिए दूसरे लेवल में अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने की बात की गई है। तीसरे लेवल में आपको उस खास विज़न और गोल्स को डिफाइन करना है जो आपको फोकस करने वाले काम या टास्क को पहचानने में मदद करता है। चौथा लेवल एक टू डू लिस्ट और टाइम फ्रेमवर्क बनाकर पूरे दिन के लिए सिस्टम को प्लान करने के बारे में है। पांचवें लेवल में फैमिली, दोस्त और दूसरों के साथ घुल मिलकर सोशल लाइफ को एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। चौथे लेवल में ये बताया गया है कि किसी सिस्टम का प्लान बनाना प्रोडक्टिविटी का इम्पोर्टेंट लेवल है।
लेकिन इसके लिए सिस्टम का कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है। अपनी प्रोडक्टिविटी सिस्टम को बनाने और उसे लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए आगे कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में भूल जाइए। प्लानिंग और सिस्टम को बनाने के लिए आपको सिर्फ पेन और पेपर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अपने प्रोडक्टिविटी लेवल्स के बारे में सोचिए, फिर एक सीधा साधा सिस्टम बनाकर इसकी शुरुआत कीजिए। फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी के एडवांस लेवल पर जाएंगे, आप सिस्टम को दोबारा बनाने के साथ साथ इसे इम्प्रूव भी कर पाएंगे। इसके अलावा टाल मटोल करने की आदत को समझने से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। टाल मटोल करना किसी भी इंसान की एक ऐसी आदत है जिसे उसकी ताकत कम होती है। इसलिए यह जानने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को क्यों टालते हैं या मोटिवेशन कैसे काम करता है। आप चीज़ों को क्यों टालते हैं, इसकी कुछ वजह आगे दी गई है। पहली वजह यह है कि आपको क्लियर नहीं है, जैसे वो काम कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करने की ज़रूरत है और आप उसे कैसे पूरा करेंगे। इसे बदलने के लिए खुद से पूछिए कि आप सच में मानते हैं कि वो काम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उन वजहों को पहचानें जिससे यह पता चलता है कि आपको काम करना भी चाहिए या नहीं। इन वजहों को जानने के बाद खुद से पूछिए कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको किन नतीजों का सामना करना होगा। इसके बाद यह सोचिए कि इसको पूरा करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। ये सोचकर शुरुआत कीजिए कि वो काम आसान है। अगर आपको अभी भी पक्का नहीं है कि क्या करना है, तो ज़्यादा जानने के लिए अपने सुपरवाइज़र से पूछें, जैसे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते कि काम को कैसे शुरू करें, तो पहले उसका प्लान बनाइए। इसके बाद उस काम को करने का ज़्यादा बेहतर अप्रोच के बारे में जानने के लिए एक ऐसे इंसान से मदद लीजिए जो उस काम को पहले ही कर चुका है, या फिर दूसरी स्ट्रेटजीज के लिए ऑनलाइन सर्च कीजिए। टाल मटोल करने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि आप ये नहीं जानते कि मोटिवेशन कैसे काम करता है और मेंटल रुकावटों का होना जो आपको रोकते हैं। मोटिवेशन का मतलब मोटिवेटेड महसूस करना नहीं है। किसी काम की शुरुआत करते हैं तो ये आपके एक्शन के बाद खुद ही आता है। मेंटल रुकावट भी आपके डिसिप्लिन के आड़े आते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई काम मुश्किल है। जब ऐसा होता है तो कामों को लिस्ट करके और उन्हें अलग अलग पार्ट्स में बांटकर आपका उन पर एक्शन लेना चाहिए। आपके टाल मटोल करने की तीसरी वजह है आपका वो डर जिसे आपको लगता है कि आप काम को अच्छे से नहीं करेंगे। इस डर का होना ठीक है, लेकिन इसे खुद रोकने मत दीजिए। इसकी बजाय इस डर को महसूस कीजिए और काम को पूरा करिए। अपने माइंड में ये बात बैठा लीजिए कि किसी भी चीज़ को हमेशा और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसलिए आपको किसी भी फेलियर या गलतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। चौथी वजह है मेंटल वर्कलोड, जिसकी वजह से आप कामों से घबराहट महसूस करते हैं। इससे निकलने के लिए जो भी काम आपको पूरे करने हैं उन्हें लिख लीजिए। आसान से लेकर मुश्किल कामों के हिसाब से उन्हें बांट लीजिए। हर एक काम के लिए टाइम फिक्स कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करने की कोशिश करिए। जब आप अपने टाल मटोल की आदत और प्रोडक्टिविटी के बारे में समझ लेते हैं तो आप ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो आपको अपने फोकस, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी लेवल्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका फ्रेमवर्क आपकी रियलिटी से मैच करता हो, ताकि आप उसे सही तरीके से हासिल कर सकें। हमारा अगला चैप्टर है अपडेटिंग योर परसेप्शन ऑफ टाइम। हम हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं और दूसरी तरफ आप प्रेजेंट में अपने वक्त को इस्तेमाल करने के लिए पास्ट और फ्यूचर को मेंटल मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इन मेंटल मॉडल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे आपको एक ऐसी बात याद आती है जहां आपको खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था या आपको खुद पर दया आ रही थी। अब यहाँ आप सीखे हुए लेसन्स को इस्तेमाल करने की बजाय आपने पास्ट को खुद को प्रेजेंट में लिमिट में बांधने दे रहे हैं। वैसे तो आपने पास्ट को याद रखना गलत नहीं है, लेकिन आपको इसे अपने
फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपनी रियलिटी को बेहतर करने के लिए उन लेसन से सीखिए और खुद को मजबूत बनाइए। आप ऐसा अपने अचीवमेंट के बारे में सोचकर अपने पास्ट और प्रेजेंट को खुद से अलग रखकर, खुद को और दूसरों को माफ़ करके और दर्दनाक घटनाओं को भूलकर ऐसा कर सकते हैं। पुरानी बातों को अपने माइंड से हटाकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं उसे प्रोजेक्ट कीजिए और उसे सच करने के लिए अपने एक्शंस को प्लान कीजिए। खुद के लिए क्लियर रास्ता बनाने के लिए इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए और उन्हें दूर कीजिए। जो प्रॉब्लम आ सकती हैं उनका अंदाज़ा लगाइए और उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे सॉल्यूशन तैयार रखिए। जैसा ही आपने अपना प्लान पूरा कर लिया, एक्शन लेना शुरू कीजिए। आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करके और उनके लिए एक्साइटेड होकर ऐसा कर सकते हैं, ताकि आपके पास उन सभी कामों को करने का मोटिवेशन हो जो आपको अभी पूरे करने हैं। याद रखिए, फ्यूचर को प्लान करते वक्त नेगेटिविटी की फ़िक्र करना बंद कीजिए। इसकी बजाय अपना फ्यूचर गोल्स बिल्कुल उसी तरह सच होते देखिए जैसे वो हैं। अब जब आपने पास्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, तो आप प्रेजेंट पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यही वो वक्त है यहाँ जादू हो सकता है। आज आप कौन कौन से काम करेंगे उस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर रहिए। इस दिन को इम्पोर्टेंट काम के बिना बीतने मत दीजिए। आपको इस दिन को अपना माइक्रो लाइफ समझना चाहिए, जो आपको आपकी माइक्रो लाइफ बनाने में मदद करेगा। अगर इस दिन को आप फालतू के कामों में लगाएंगे तो आपकी मीनिंगलेस माइक्रो लाइफ होगी। क्या इससे आपको बड़े गोल्स में कोई मदद मिलेगी? जी नहीं। इसलिए आपको चैलेंज करने वाली, आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाली, यादगार और आपके हेल्थ को बेहतर करने वाली एक्टिविटीज़ में खुद को लगाकर अपने इरादों को और मजबूत कीजिए। ऐसा करने से जब आप उस वक्त को भी याद करेंगे तो खुद पर गर्व महसूस करेंगे। लेकिन इस बात को कैसे पक्का करेंगे कि आप उस वक्त को सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपनी मौजूदा एनर्जी को किसी काम की चीज़ पर लगाकर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ऐसे स्किल्स सीखें जो आगे जाकर आपके बहुत काम आए या आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने में मदद करें। इस तरह से आप अपने वक्त को नेटफ्लिक्स देखने या वीडियो गेम्स खेलने के बजाय मीनिंगफुल कामों में लगा सकते हैं। याद रखिए कि आप उस एनर्जी को वापस नहीं ला सकते जो आपने फालतू के काम पर लगाकर वेस्ट कर दी है। आपको सिर्फ अपने वक्त को सोच समझकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसे 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखने की बजाय सिर्फ 1 घंटा देखिए और बाकी 3 घंटे ज़रूरी काम कीजिए। आप अपनी एक्टिविटी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ देखने की बजाय कोई बुक पढ़कर, ताकि आपके फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में इसका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो। वक्त को सोच समझकर इस्तेमाल करने के अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि दूर की सोचने से सही तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आपका एक क्लियर गोल है तो आप प्रेजेंट में फोकस कर सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। सक्सेस को पाने की दूसरी चाबी है कंसिस्टेंसी, यानी किसी काम को लगातार करते रहना, क्योंकि जो काम आप हर रोज़ करते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप हर दिन अपने स्किल्स को बेहतर बनाने और उस एक्टिविटी को लगातार करने में लग जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप अपने प्रोग्रेस को देखकर चौंक जाएंगे और आपको एहसास होगा कि आपने पहले से कहीं ज़्यादा सीख लिया है। दूर की सोचना और कंसिस्टेंट रहना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेंगे। याद रखिए कि रोज़ छोटे छोटे स्टेप लेने से आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अर्जेंसी यानी किसी काम को जल्दी करना खुद को कुछ प्रोडक्टिव करने की तरफ ले जाने का एक तरीका है। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को टालते रहेंगे, जिससे आपकी प्रोग्रेस, गोल्स और फ्यूचर में भी देरी होती रहेगी। इसलिए ये बेहतर होगा कि खुद को रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा वक्त देना बंद कीजिए। आप 90 दिन का पीरियड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को आगे ले जाने का मौका मिलेगा और आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। 90 दिन या 3 महीने अपने एक गोल को हासिल करने के लिए काफ़ी हैं। अपने पहले दिन को कल पर टालने के बजाय आपको अभी शुरुआत करने के लिए खुद को पुश करना चाहिए और 4 दिन के काम को सिर्फ एक ही दिन में पूरा कर देना चाहिए।
दूसरा तरीका है बार बार डेडलाइन रखना। अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट दीजिए और उन्हें रोज़ लगातार पूरा करता रहिए। जैसे अगर आप एक बुक लिख रहे हैं तो इस एक्टिविटी को अलग अलग कामों में बांट दीजिए, जैसे आउटलाइन को पूरा करना, पहला ड्राफ्ट बनाना और मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करना। इस तरह से आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और छोटी छोटी सक्सेस से मोटिवेट भी रह सकते हैं। मेकिंग ए मीनिंगफुल यूज़ ऑफ योर टाइम। आप अपने टाइम को मीनिंगफुली यूज़ कैसे कर सकते हैं? पहले आप अपनी ऐसी सोच को निकाल दो जिससे आप ये सोचते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आप यही कहते रहेंगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते, या फिर आपके अंदर कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप किसी भी तरह का बदलाव लाना ही नहीं चाहते। इससे पहले कि आप कुछ करें, आप मोटिवेशन आने का इंतज़ार भी कर सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आप एक गोल पर फोकस करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आलसी बन रहे हैं। ये आपका ऐसा कहने का दूसरा तरीका है कि काम जरूरी नहीं है, आपके पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है ऐसा कहने की बजाय खुद को और काबिल बनाने वाला स्टेटमेंट कहिए, जैसे अभी मेरे पास कुछ करने के लिए बहुत काम है। इस काम के लिए अभी मेरे पास शायद वक्त नहीं है, लेकिन जैसे ही बचे हुए काम पूरे हो जाएंगे मैं इसके लिए वक्त निकालूंगा। दूसरा, आप सेल्फ अवेयर यानी खुद के बारे में ये पता होना चाहिए कि अलग अलग काम कर आप अपने वक्त को कैसे बिताते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने जैसे अनप्रोडक्टिव कामों पर आप कितना वक्त लगाते हैं। ऐसा करने से आप खुद पर अपना कंट्रोल वापस पा लेंगे और अपनी पर्सनल जिम्मेदारी को अपनाना शुरू कर देंगे। आप बेहतर तरीके से अपने वक्त को इस्तेमाल करेंगे और काम को प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे। तीसरा, यही तरीके से प्रोडक्टिव बने, इस बात का ध्यान रखें कि जो काम आप रोज़ कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हों। आप खुद से पूछ सकते हैं, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानना होगा। इसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए अपनी ताकत और एबिलिटीज़ को ढूंढिए। इसके बाद ये सोचकर अपने पैशन को बाहर निकालिए कि किन खास एक्टिविटीज़ को करना आप इंजॉय करते हैं। जो काम आपको रोज़ करने चाहिए उनका सही विज़न बनाने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, वो काम आपके लिए एक्साइटिंग होना चाहिए ताकि आप उसे करते वक्त बोर ना हो जाएं। दूसरा, आपका टारगेट एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि आप ये जान सके कि आपको कहाँ फोकस करना है और कहाँ नहीं। तीसरा, वो आपके कोर वैल्यूज़ और ज़िंदगी की फ़िलॉसफी से मैच करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप और भी आज़ादी पाना चाहते हैं। अगर आप ये फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं तो आप खुद ब खुद अलग अलग चीज़ें चुन सकते हैं और अपने काम पर फुल कंट्रोल पा सकते हैं। चौथा है, आपके काम से आपको जिंदा दिल महसूस होना चाहिए क्योंकि आप उन्हें अपने वैल्यूज़ और स्किल्स के साथ कर रहे हैं। पांचवा है, ऐसा काम ढूंढिए जो आपको खुद को चैलेंज करने के लिए मजबूर करे, जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद के बारे में और जान पाएंगे और अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में बदलाव ला पाएंगे। मेकिंग इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ योर टाइम। अपने वक्त को मल्टीप्लाई यानी बढ़ाने के कुछ टिप्स भी हैं। पहले, सारा काम खुद कैसे किया जाए इसे समझने में टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी से मदद मांगिए। जैसे जब आपको एक बुक स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए तो ट्रांसलेटर्स को ढूंढने में वक्त जाया करने के बजाय आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके पास इसकी कॉपी हो। दूसरा टिप है स्मार्ट तरह से सोचना। आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखकर या एक कोच रखकर अपनी लर्निंग कर्व को छोटा करना चाहिए। ऐसा करने से आप चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे और अपना बहुत सा वक्त बचा पाएंगे। आप मास्टरी माइंडसेट भी अपना सकते हैं। इसे आप इन तरीकों से कर सकते हैं, जैसे रिपीटिशन में मास्टर करना या फंडामेंटल में मास्टर करना और कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। रिपीटिशन में मास्टर करने का मतलब है किसी चीज़ को रोज़
तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक कि वो स्किल आपके ऑटोमेटिक ना बन जाए। फंडामेंटल में मास्टर करने का मतलब है किसी काम को करने से पहले उसके स्टेप्स को सीखना, जैसे वेट एक्सरसाइज कैसे किया जाता है वो सीखना, वरना एक्सरसाइज करते वक्त चोट लग सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई करने के लिए वो सभी टिप्स सीखना जिससे जो इन्फॉर्मेशन आपको याद की है उसे आप भूल ना जाएं। याद रखिए कि अगर आप फंडामेंटल को याद नहीं करेंगे और आप कुछ भूल गए तो आपके वापस देखने के लिए कोई गाइड नहीं होगा। इसके बाद सीखने के लिए तैयार रहना रिजल्ट्स पाने में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। अगर आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप खुद को ग्रो और प्रोग्रेस करने का मौका देते हैं। प्रोग्रेस करने के अलावा आपको सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी पर असर डालने वाले काम को प्रायोरिटी देकर कोई काम अभी करना ज़रूरी है या नहीं, ये सोचकर उस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढकर एक जैसे काम को साथ रखकर और एक चेकलिस्ट की मदद से आप अपने काम को सिस्टमैटिक बनाकर ऐसा कर सकते हैं। तीसरा टिप ये है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके या नए स्किल्स सीख कर अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने स्किल्स को पहचानिए, इसके बाद ऐसे काम चुनिए जिससे उन्हें आप बेहतर बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑफिस में गूगल स्प्रेडशीट पर काम करने की ज़रूरत है तो आप एक छोटा सा कोर्स करके या यूट्यूब पर उसके वीडियोस देखकर उसे यूज़ करना सीख सकते हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि अपने वक्त को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है तो अब उसे स्टोर करना शुरू कीजिए। पैसे बचाकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पैसा आपको फ्यूचर में कई मौके दे सकता है। आप इसे बिजनेस या अपने करियर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल वक्त के साथ पैसा आपके ऑप्शंस को भी मल्टीप्लाई कर देता है। अपने खर्चों को अपनी सैलरी के हिसाब से रखकर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप $900 का फ़ोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आप हर घंटे के सिर्फ $15 कमाते हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस अमाउंट को पूरा करने के लिए आपको कितना वक्त और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद खुद से पूछिए कि एक फ़ोन पर इतना पैसा खर्च करना ठीक है या फिर आप एक सस्ते मॉडल से भी काम चला सकते हैं। आपके वक्त की कीमत को बनाए रखने वाले काम करने से आप पैसे का इस्तेमाल अपना वक्त बचाने के लिए कर सकते हैं, जैसे नए स्किल्स सीखना या बिजनेस जॉब के साथ कोई नया काम करना। जितना ज़्यादा वक्त आप काम की चीज़ों पर लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। सच तो ये है कि आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फोकस को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं और जितना वक्त उसमें लगाते हैं वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड एनर्जी और टाइम होता है। इसलिए किसी काम को पूरा करने के लिए आपका बढ़ा हुआ फोकस ही वो इकलौता रिसोर्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप फोकस करें तो आपको इन चीज़ों से बचना है। पहला, एक काम से दूसरे काम पर ना कूदें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कंसंट्रेशन के मोमेंट्स में ब्रेक आ जाता है। दूसरा, फोकस आवर के दौरान किसी भी चीज़ को खुद को रोकने या ना दें, वरना उसे दोबारा लाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, अपने ईमेल और नोटिफिकेशंस को चेक करने से बचिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। आपको शुरुआत में फालतू के कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा करने में आपकी एनर्जी कम होने लगेगी। इसकी बजाय ज़रूरी काम पर अपनी एनर्जी और फोकस लगाइए। अपने फोकस के इस्तेमाल से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, सही काम या टास्क को पहचानिए और उसे करने में कम से कम 45 मिनट का फोकस कीजिए। नंबर 2, डीप कंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिस कीजिए और सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की कोशिश कीजिए। 3 पर आता है 80 में से 20 प्रिंसिपल के इस्तेमाल से लेजर शार्प फोकस डेवलप कीजिए। 3 पर आता है 80-20 प्रिंसिपल के इस्तेमाल से लेजर शार्प फोकस डेवलप कीजिए।
ये रूल कहता है कि 80% रिजल्ट पाने के लिए आपको 20% एक्शन लेना चाहिए। जैसे जब आप एक नई बुक लिखकर उसे रिलीज़ करते हैं तो आप ऐड के ज़रिए उन्हें हज़ारों रीडर्स तक पहुंचाते हैं। ये प्रमोशन का एक मार्केटिंग रूल आपके वक्त और एफर्ट का सिर्फ 20% लेता है, लेकिन जितने भी रीडर्स आपकी बुक को खरीदेंगे उनसे और सैलरी से आपका 80% रिजल्ट्स मिलता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके काम में 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई होता है? अगर नहीं तो अगली बार ऐसे काम पर अपना फोकस वापस ले जाइए जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता हो। 80-20 प्रिंसिपल के अलावा आप फ्लो स्टेट को समझकर खुद को फोकस डेवलप करना सिखा सकते हैं। फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ आपका ब्रेन पूरी तरह काम पर लगा हुआ होता है। जब कोई काम करते वक्त आपको एहसास ही ना हो कि कितना वक्त बीत गया, तो उस वक्त आप फ्लो स्टेट में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आप अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। आपको आसपास की चीज़ों और थॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मेंटल फोकस खुद ब खुद सभी डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी को खुद से दूर कर देता है। अब जब आपको इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में पता है, तो आइए अब उन स्टेप्स की बात करते हैं जो आपके माइंड को फ्लो स्टेट में जाने में मदद करेंगे। पहला, डेली रूटीन बनाइए और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। किसी इंस्पायरेशन का इंतज़ार मत कीजिए, बस काम करना शुरू कर दीजिए। आप हर रोज़ उसी वक्त और उस सेम जगह पर रहकर भी अपनी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अपनी रूटीन को शुरू करने के लिए आप एक ट्रिगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे काम करने से पहले मेडिटेशन करना माइंड को फोकस करने के लिए तैयार कर देता है। दूसरा, नोटिफिकेशंस बंद करके हेडफोन लगाकर और अपने आसपास के लोगों को आपको डिस्टर्ब ना करने के लिए कहकर आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने माइंड के फ्लो स्टेट को बनाए रख सकते हैं और आपको काम करते वक्त बीच बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। अपने काम के अलावा कुछ और भी करने से आप अपने फोकस करने की एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये अपनी हॉबीज़ फॉलो करना भी हो सकता है, जिन्हें करने में आपको मज़ा आता है, या अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ना, खुद को बोर होने देना, या फिर समय समय पर ब्रेक लेना हो सकता है। फाइनली हम अब पहुंच गए हैं इस बुक्स की समरी के कंक्लूजन पे। सबसे पहले आपने सीखा कि सही वक्त पर सही काम करने में अपनी एनर्जी लगाना ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ऐसा ज़रूरी कामों को पहचान कर अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाकर अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शन को अलग करके किया जा सकता है। दूसरा, आपने समझा कि वक्त बहुत कीमती होता है। आपको अपना वक्त और एनर्जी बीते हुए कल और आने वाले कल पर नहीं लगाना चाहिए। इसकी बजाय प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। पास्ट से जो आपने सीखा और फ्यूचर के लिए जो आपने प्लान किया है उसे अप्लाई कीजिए। तीसरा, आपने सीखा कि समय को इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना शामिल है, जहां आप अहम कामों पर समय लगाकर और आपको लिमिट में बांधने वाले थॉट से दूर रहकर अपने कंट्रोल को वापस पा सकते हैं। चौथा, आपने अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीखा। आप जिन कामों को अकेले करने की कोशिश करते हैं, आप उस वक्त को कम करने के लिए दूसरों की मदद ले सकते हैं। आप फंडामेंटल में मास्टरी करना सीख सकते हैं ताकि आपके पास क्लियर गाइडलाइंस हो। इनके अलावा आप अपने वक्त को ऐसे कामों में भी लगा सकते हैं जो आपके स्किल को बेहतर बना सकती हैं। पांचवा, आपने ये भी सीखा कि वक्त को सही से इस्तेमाल करने के लिए फोकस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं और अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल करने के लिए फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। 10 बातों की एक बात, अपने वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाने का मौका देता है। याद रखिए, आप वक्त को वापस नहीं ला सकते। हर एक पल को सही जगह लगाइए और हर रोज़ प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कीजिए। तो आज की समरी में हमने सीखा कि अपने आप को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे अपने फोकस को हम अपनी कामों पे लगा सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करेंगे
इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूर्वा लेना चाहूँगी आपसे इजाज़त। आपको ये बुक समरी कैसी लगी या आपने कोई और बुक समरी सुनी है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए फ्रॉम किताब से बुक समरी। धन्यवाद। जय हिंद।